Hello students, welcome back. So here as we are discussing about this chapter carbon and its compound, पिछले वीडियो तक हमने जो IPAC नेमिंग है वो सीखी थी. अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. देखिए एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के वेरियस फॉर्म्स, एक सब्सटेंस कुछ क्वाइट डिफरेंस के साथ डिफरेंट आप कह सकते हैं सब्सटेंसेस डिफरेंट फॉर्म्स में वो प्रेजेंट हो. एक सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म्स में जब प्रेजेंट होता है, एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं तो उसे एलोट्रॉप कहते हैं. मान लीजिए कि कार्बन है. कार्बन आपको पता है एज इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोल, डायमंड, इसके साथ ग्रेफाइट है और भी दूसरे जो कार्बन के फॉर्म्स हैं, मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए सब्सटेंस, उसे हम क्या कह देते हैं, एलोट्रॉप्स. तो यहाँ पर हम एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं. तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन से मतलब है दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे कहें तो हम कह सकते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ कार्बन. अब देखिए यहाँ पर वेरियस फॉर्म से कहने का क्या मतलब है. ये दो टाइप्स आप कह सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को हम दो भागों में बांट सकते हैं. पहला पार्ट क्रिस्टलाइन और दूसरा पार्ट नॉन क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन आप उन एलोट्रॉप्स को कह सकते हैं जिनमें आप कह सकते हैं जिनकी जियोमेट्री फिक्स हो, डेफिनेट जियोमेट्री हो, और जो बॉन्ड एंगल है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल हैं वो फिक्स होते हैं. द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन विच हैव डेफिनेट जियोमेट्री एंड डेफिनेट बॉन्ड एंगल्स डेट आर कंसिडर एज क्रिस्टलाइन. और इसमें आप जो डिस्कस करने वाले हैं 3 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, जो कि है अपने पास डायमंड, ग्रेफाइट और थर्ड वन फुलरिन. सो इन आवर सिलेबस दीज 3 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर ओवर देयर. डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, वो तीनों की तीनों ये इसमें आती हैं क्रिस्टलाइन में. और नॉन क्रिस्टलाइन में आप जितने भी एग्जांपल्स देखते हैं, चाहे वो कोल हो, वुड हो, चारकोल हो, है ना, वो सारे के सारे इस नॉन क्रिस्टलाइन में आ जाते. कोल, वुड, चारकोल, ठीक है. ऐसे ही नॉर्मली चारकोल आप बता सकते हैं. तो इस तरह से ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है और उधर उनकी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है. यहाँ पे हमने स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, COAL, इसमें भी ठीक है. तो डेफिनेट स्ट्रक्चर के लिए मैंने बताया आपको कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो डेफिनेट होती है, और साथ में बॉन्ड एंगल भी फिक्स्ड होता है. ठीक है. अब आपको ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके कुछ यूजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले डायमंड के बारे में. देखिए डायमंड जो है इसमें आप प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है. 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 3D से कहने का मतलब है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं. 1 कार्बन एटम
इसमें एक कार्बन एटम जो है कंबाइंस विथ other 4 carbon atoms. यानी एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन करके अपनी वैलेंसी पूरी करता है। जैसे आप अगर देखें, देखिए हम इस स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ी सी यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये कार्बन एटम, ठीक है, इसकी 4 वैलेंसीज 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये कार्बन एटम हुए 1 2 3 4 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं और कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। फिर आप आगे और इससे 4 जोड़ दीजिए 1, ठीक है, 2 3 और ये 4। फिर यहाँ पर इसको 1 2 3 और इधर 4। तो ऐसे आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी। आप देखेंगे कि एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, तो आप कह सकते हैं नो फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ड्यू टू विच it is bad conductor of electricity, bad conductor of electricity। क्यों डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर क्यों होता है? तो उसके सीधे से रीजन आपको ये देना है कि एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से कंबाइन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 अदर कार्बन से अटैच हो रहा है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसके पास कोई फ्री वैलेंसी नहीं है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो करंट को फ्लो करने में हेल्प कर सके। आप सभी को जब इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस उसमें फ्लो होने के लिए है ही नहीं, एज इट कंबाइंस विथ अदर 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो कार्बन ये डायमंड है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बॉन्ड एंगल अगर बात करते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो ये वैलेंसीज हैं, बॉन्ड हैं, इनके बीच की दूरी, तो बॉन्ड एंगल वो 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बॉन्ड एंगल ये होता है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके बीच में, due to which it is hardest। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में वो कोवेलेंट बॉन्ड है और ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट होता है एटम्स के बीच में। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। ट्रांसपेरेंट, ये प्रेशर लगने की वजह से ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करें तो देखिए जो हार्ड सब्सटेंस होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, लगभग 3843 केल्विन के बराबर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है, ठीक है। और इस तरह से आप ये समझते हैं, देखिए कार्बन जो कोल है, कोल उसी फॉर्म में आप कह सकते हैं कि उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कोल जो है डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। डायमंड भी कार्बन का ही फॉर्म है, कोल भी डायमंड कार्बन का ही फॉर्म है। कोल और डायमंड दोनों ही कार्बन के फॉर्म है, पर कोल जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। उसकी जो बॉन्ड एंगल है या फिर आप जियोमेट्री कह लीजिए वो फिक्स नहीं होती है कोल की, इसलिए उसे नॉन क्रिस्टलाइन कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन कैटेगरी में रखा जाता है। अब अगर हम इनके यूजेस की बात करते हैं तो देखिए डायमंड यूजेस में आप सभी को ध्यान में है, सबसे पहले मोस्ट कॉमन थिंग की अगर बात करें तो ये
जो ज्वेलरी है उसमें यूज़ लिए जाते हैं, पहनने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से डायमंड्स यूज़ करते हैं अपनी ज्वेलरी में, अपने कपड़ों में। ठीक है, इसके अलावा ये कटिंग में भी काम आता है। एज इट इज़ हार्डेस्ट, तो जो कटिंग करने के टूल्स होते हैं उनके टिप पर ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फोनोग्राम्स पुराने समय में वो सीडी के चारों तरफ एक निडल सी घूमती रहती है ना, एक सीडी होती है और एक स्पीकर टाइप में होता है, तो उस पर वो पतली सी निडल घूमती रहती है, तो वो उस निडल के सिरे पर वो यूज़ किया जाता है डायमंड। ठीक है, कटिंग में पत्थरों को काटने के या कोई हैवी सब्सटेंस को काटने के काम में लिया जाता है। तो इस तरह से ये हुआ डायमंड। याद रखिएगा, डायमंड में एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से कंबाइन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगली यानी कि ग्रेफाइट के बारे में। देखिए ग्रेफाइट की अगर बात करें तो आप सभी को पता है ग्रेफाइट पेंसिल में प्रेजेंट होता है, जिसे लिखने के लिए काम में हम लेते हैं। तो ये ग्रेफाइट वर्ड जो है ग्रेफो से मिल करके बना हुआ है, ग्रेफो वर्ड से, और इस ग्रेफो का मतलब होता है राइटिंग। ग्रेफो का मतलब होता है राइटिंग। तो जनरली ये पेंसिल में प्रेजेंट होता है। इसमें 1 कार्बन एटम combines with 3 कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम 3 कार्बन्स के साथ अटैच होता है। तो कहने का मतलब एक वैलेंसी इसमें फ्री होती है, और वो फ्री वैलेंसी कैसे कंप्लीट करता है, एक डबल बॉन्ड आप कह सकते हैं प्रेजेंट होता है एक कार्बन कार्बन के बीच में, तो वैलेंसी वैसे पूरी होती है। लेकिन इट हैव फ्री वैलेंसी, तो फ्री वैलेंसी होने की वजह से ड्यू टू फ्री वैलेंसी इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री वैलेंसी है, और उस वजह से आप ये मान सकते हैं कि ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इसमें से फ्लो होता है। आपको एग्जाम्पल आपने पहले भी सुना होगा, आपके 8th क्लास के सिलेबस में भी था, नॉन मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देते थे ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है वो आपको पता लग रहा है, क्योंकि इसमें फ्री वैलेंसी होती है। इसमें एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन के साथ में अटैच होता है, इस वजह से एक वैलेंसी फ्री रह जाती है जो कि डबल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ बात ये हुई। इसके अलावा आप ये कहेंगे 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, दीज आर, और ये एज दीज आर प्रेजेंट इन लेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वीक कोवेलेंट बॉन्ड and distance between hexagonal layers make it softer and weaker, यानी बॉन्ड एंगल कमज़ोर होने की वजह से और इन लेयर्स के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से, जैसे आप देख पा रहे हैं एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस होने की वजह से ये सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं। आसानी से तोड़ देते हो ना, पेंसिल की नोक जो होती है, काला वाला जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो आप आसानी से ब्रेक डाउन कर देते हो क्योंकि ये वीक होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं that hexagonal layers can slide over each other, hexagonal
तो आप जैसे देख पा रहे हैं डायमंड और जो ग्रेफाइट हमने डिस्कस किए ये कार्बन के ही फॉर्म है, कार्बन के ही फॉर्म्स हैं, तो वो क्या है, एलोट्रॉप्स हैं। और यू कैन सी देयर हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से कितने डिफरेंट है। एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, एक गुड कंडक्टर है तो एक बैड कंडक्टर है ना, एक गुड कंडक्टर है एक बैड कंडक्टर है, एक की स्ट्रक्चर 2D है एक की स्ट्रक्चर 3D है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल मैंने बताया कौन सा होता है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दीज टू स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर इनकी डेंसिटी की भी बात करते हैं तो डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो हार्ड सब्सटेंस है, लगभग 3.51 के आसपास होगी और उसकी 2.25 जो डेंसिटी है ग्रेफाइट की होगी। तो ये बात हुई ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट के यूजेस के बारे में बात करते हैं तो पहला यूज से देखिए हमने यहीं पर बता दिया कि एज इट इज़ यूज्ड इन पेंसिल, ये पेंसिल में यूज़ किया जाता है, लिखने के काम आता है, ठीक है, ये पेंसिल में लिखने के काम में पेंसिल इसको लिया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट अपने जो सेल्स वगैरह हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स के रूप में इसको फंक्शन में हम ले सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स के रूप में, ये ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में काम में आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग यूजेस जो हैं वो कर सकते हैं, चाहे पेंसिल में यूज़ कीजिए, एस गुड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रोड्स के रूप में काम में आ सकता है, सेल बैटरी में जो आप ब्लैक स्ट्रक्चर देखते हैं, कभी जो सेल है बैटरी है आपसे टूटी हो तो आप देख पाएंगे उसमें ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, फुलरिन। फुलरिन इट इज ऑल्सो नॉन एज बकमिस्टर फुलरिन, ठीक है। ये फुटबॉल जैसी शेप की स्ट्रक्चर होती है या डोम शेप आप इसे कह सकते हैं, या फिर डोम शेप आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है, डोम शेप स्ट्रक्चर। ये फुलरिन जो है बकमिस्टर फुलर के नाम पर, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है उनके नाम पर ये रखी गई है। और इसमें आप दो फॉर्म्स देखते हैं C60 और C70, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस पर डिपेंड करता है। और C60 जो है मोस्ट फेमस है जो कि बकमिस्टर फुलरिन कहलाती है। देखिए इसमें बकमिस्टर फुलरिन में 32 पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है, 32 पॉलीगॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 20 हेक्सा इसमें से, ठीक है ना, इन 32 में से 20 तो हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन्स होते हैं। जैसे कि आप इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हेक्सागॉन्स और पेंटागॉन्स सभी प्रेजेंट हैं। तो ये 32 स्ट्रक्चर्स लगभग प्रेजेंट है किसमें, C60 में। और इनमें 32 में से 20 हेक्सागॉन्स कैटेगरी में आते हैं और 12 ये पेंटागॉन्स कैटेगरी में आ जाते हैं। और इनके यूजेस के बारे में बात करें तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस की प्योरिफिकेशन में, मॉलिक्यूलर बियरिंग में, ये फंक्शन में या आप कह सकते हैं काम में लिए जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो फुलरिन है, ठीक है, इट इज फुटबॉल शेप्ड और डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके दो फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं C60 एंड C70। C60 और C70 दो फॉर्म्स इसमें प्रेजेंट हैं और C60 ज़्यादा फेमस है जो कि बकमिस्टर फुलरिन के नाम से जाना जाता है। और मैंने ये बताया कि अमेरिकन आर्किटेक्ट जो हैं उनके नाम पर, बकमिस्टर फुलर के नाम पर ये रखी गई है। ये डोम शेप बोल लीजिए या फुटबॉल शेप बोल लीजिए। इसमें ये जो पॉलीगॉन्स आपको पता ही है, ये
क्लोज्ड फिगर्स होती हैं, तो पॉलीगॉन्स इसमें 32 प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 20 पेंटाहेक्सा और 12 पेंटागॉन्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। और फंक्शन की हमने बात की तो ये प्योरिफिकेशन में काम आता है ऑफ नेचुरल गैस। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बियरिंग में ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ अदर हम अब कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की अगर बात करें दूसरे, तो इम्पॉर्टेंट वन हम बात करेंगे तो इसमें एक तो फ्रीऑन है, ठीक है, और जो एलपीजी गैसेस हम यूज़ करते हैं सीएनजी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फ्रीऑन के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम जो आपके सीएनजी दिया हुआ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं, देखिए फ्रीऑन होता क्या है। फ्रीऑन के लिए हम ये कह सकते हैं, फ्रीऑन्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरो एल्केन्स बोल लीजिए कार्बन की बजाय, ठीक है। ये कैसे मतलब बनते हैं, तो आप बोलेंगे व्हेन कार्बन एटम combines with chlorine and fluorine then it is known as फ्रीऑन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम फ्रीऑन्स की फॉर्मेशन की बात करें कि फ्रीऑन्स जो है वो कैसे बनते हैं, तो फ्रीऑन्स बनने की प्रोसेस जो है बहुत सिंपल सी है, यानी CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोरेट HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रेजेंस से रिएक्ट करती है SbCl5 एंटीमनी क्लोरेट की प्रेजेंस में, तब आपको मिलता है CCl3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो CCl3 आप देख रहे हैं वो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन या फिर फ्रीऑन 11 आप इसको कह सकते हैं। तो ये फ्रीऑन बनने की प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस है। आप इसमें बोलेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोरेट जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5 देन फ्रीऑन इज फॉर्म्ड। अलॉन्ग विद दैट इट आल्सो रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें आपकी बुक में इन फ्रीऑन्स का नॉमेनक्लेचर भी दिया गया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रीऑन्स। कैसे हम फ्रीऑन्स की नेमिंग कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। पहली बात, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे आपके टेबल में दिया गया ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है फ्रीऑन्स का वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्स यानी कि जो कार्बन नंबर है उसको -1 करके लिख दीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वाई हाइड्रोजन +1 यानी हाइड्रोजन नंबर है तो +1 कर दीजिए, हाइड्रोजन 0 है तो भी +1 कर दीजिए। ऐसे ही Z, अब Z हम यूज करेंगे फ्लोरीन के लिए, यानी नंबर ये Z जो है नंबर ऑफ फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन उसमें एटम्स जुड़े हुए हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आप उसकी नेमिंग लिख देंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आपके सिलेबस में जो कंपाउंड्स दिए गए हैं हम उनकी बात करते हैं। तो मान लीजिए कि पहला कंपाउंड CFCl3 दिया हुआ है, CFCl3। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करें? तो देखिए पहला जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, X यानी C-1 यानी कार्बन नंबर। अभी इसमें इस फॉर्मूले में अगर हम देखें कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, तो इसमें देखेंगे एक कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, ये Cl क्लोरीन है, ठीक है ना। तो एक कार्बन इसमें है, तो C-1 यानी 1 - 1 एक कार्बन है, तो ये कितना हो जाएगा 0। चलिए हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन कहीं भी दिख रहा है आपको? नहीं है, यानी 0 + 1 ये क्या हो गया 1। Z फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं 1, ये लीजिए 1, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या हो गया फ्रीऑन, और यहां से 0 1 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये उसका नोमेनक्लेचर हो गया इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। यानी CFCl3 जो आपको दिख रहा है उसको हम फ्रीऑन 011 बोल सकते हैं। ऐसे ही CF2Cl2 इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए C एक ही है, 1 - 1 0, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं है, 0 + 1 1। फ्लोरीन कितने हैं 2 हैं, तो मैं यहां पर 2 लिख देता। तो फ्रीऑन क्या बन गया जी 0 1 2, ये 0 ये 1 और ये 2, तो ये हो गया आपका CF2Cl2 जिसका ये नोमेनक्लेचर आपने लिखा फ्रीऑन 0 1 2। ऐसे ही आप C2F2Cl4 लिख लीजिए इसकी नेमिंग। तो ये C-1 यानी इसमें C देखिए इस बार 2 है, तो 2 - 1 हो जाएगा 1। हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 + 1 1, और फ्लोरीन कितने हैं 2 है, तो मैंने ये 2 लिखा। तो क्या हो गया 1 1 2, तो ये हो गया आपका फ्रीऑन 1 1 2। तो ये फ्रीऑन 1 1 2 आपका ये नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से C2F3Cl3 लिख के देखते हैं, C2F2Cl3। तो यहां पर कार्बन 2 है, 2 - 1 1, हाइड्रोजन नहीं है, 0 + 1 1, और फ्लोरीन एक सेकेंड C2F3 है, यहां पे F3 आएगा। एक सेकेंड देखिए हम उसको फिर से सही कर लेते हैं। C2F3Cl3 ऐसे C2F3Cl3, तो C2 यानी 2 - 1 1, 0 + 1 1, और फ्लोरीन कितने हैं 3, तो ये हो गया 1 1 3। फ्रीऑन क्या बन गया 1 1 3, ये लीजिए नेमिंग हो गई। बहुत ईजीएस्ट वे में आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस वीडियो में ये जो एलोट्रॉप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, वो एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन किया। इसके अलावा हमने ये जो फ्रीऑन है उनकी नेमिंग वगैरह के बारे में डिस्कस किया। फ्रीऑन कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको फ्रीऑन 1 1 2 दे दिया और आपको कहे कि आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, तो एक तो कंडीशन ये है कि आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फ्रीऑन 1 1 2 को रटिए। देखिए बहुत ईजी वे में हम लिख सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। फ्रीऑन 1 1 2, अब आपको ये लिखना है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो 1 है, ये 1 पहला वाला, ये हमने लिखा था कार्बन -1 करके, है ना।
ये 1 जो है ये हमने लिखा था हाइड्रोजन +1 के लिए और ये 2 लिखा था फ्लोरीन के लिए, है ऐसे ही था। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको ये वापस चाहिए इस फ्रियोन 112 से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो वापस चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लिखते हैं C क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन। अब ये तीनों कितनी नंबर में है कैसे पता लगे भाई? CFCl ये तो है, इनके कैसे हम इस स्ट्रक्चर से ये बनाए? तो देखिए बहुत इजी है, आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, जब आपने इसमें कार्बन -1 किया तो आपको ये मिला, H+1 किया तो आपको ये मिला, फ्लोरीन एज इट इज है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। तो आपको वापस उल्टा करना है, तो नो डाउट C-1 किया था आप C+1 कर लो। तो फ्रियोन यानी कि यहां पर देखिए कितना है, कार्बन कितना है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन कितने हैं 1 है। तो इसमें आप क्या करें, -1 करके आपको 1 मिला था ना, इसमें +1 कर दो तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, कार्बन 2, ठीक है। हाइड्रोजन +1 ये 1 आ रहा है, तो हाइड्रोजन +1 है तो आप क्या कर दो, हाइड्रोजन -1, तो आपको हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसमें फॉर्मूले में, तो वो 0 हो जाएगा। और ये फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है तो CF2 हो जाएगा, एज इट इज F2। अब ये Cl कितने हैं कैसे पता लगे भाई? ये फॉर्मूले में कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन आनी चाहिए, तो C2 हमें इससे मिल गया +1 करके, F2 हमें मिल गया कैसे, नंबर ऑफ फ्लोरीन से। क्लोरीन कैसे आए? तो देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इन कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दी मैंने वैलेंसी। कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 2, 2 फ्लोरीन जुड़े, बाकी पे कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन। कितने, 1 2 3 4, तो ये लीजिए C2F2Cl4, क्या यही फॉर्मूला है? ये देखिए C2F2Cl4 जो कि 112 का फॉर्मूला है, ठीक है। सो होपफुली यू गॉट दैट नाउ। ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है एंडिंग में है, अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिसमें हम पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक वो LPG के बारे में थोड़ा सा पार्ट जो है वो बच गया है। ओके, थैंक यू।